माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन। क्या होते हैं हेलो एल्केन? आप जानते हैं कि एल्केन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉमनली नोन एज एल्केन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम कहते हैं एल्केन। ठीक, अब हेलो एल्केन क्या होगा? The halogen derivatives of alkanes are called haloalkane। एल्केनों के हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? हेलोएल्केन कहलाते हैं। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ये क्या कहलाते हैं? हेलोजन। और इन्हें हम एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं हेलोजन को। ठीक है, एक्स मीन फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम, यानी कि एल्केन से कितने हाइड्रोजन हेलोजन एटम द्वारा रिप्लेस किए गए हैं उनकी संख्या के आधार पर हम हेलोएल्केन्स को मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स, डाईहेलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राईहेलोजन डेरिवेटिव्स, टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स और पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं। यदि एक हेलोजन परमाणु ने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है तो मोनो, और अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए दो हेलोजन ने तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। तीन हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए तीन हेलोजन एटम ने तो वो ट्राई हो गया, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। इसी तरह अगर चार हाइड्रोजन रिप्लेस किए हुए हैं किसी भी हेलोजन द्वारा तो वो होंगे टेट्रा, और उससे अधिक संख्या होती है तो कहलाते हैं पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स। यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा, बड़ा सामान्य सा उदाहरण। आप जानते हैं कि जो मेथेन है उसका फार्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, मेथेन क्या होता है? CH4। ठीक, अब मेथेन से एक हाइड्रोजन को किसी भी हेलोजन से हटा दे, मान लीजिए क्लोरीन से हटा दिया, ठीक, रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने किसको? इस हाइड्रोजन को, तो ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स बने। ठीक है, नाम क्या है होगा इसका? मोनोक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब अगर मेथेन से दो हाइड्रोजन एक और रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने ही, ठीक है, तो ये होगा डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्या नाम होगा इसका? डाई क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब अगर तीन हाइड्रोजन रिप्लेस किए हैं, देखिएगा क्लोरीन ने यहां पे, तो ये बना ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्या नाम होगा इसका? ट्राई क्लोरोमेथेन। और अगर मेथेन के चारों हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिए, सपोज करिए क्लोरीन के द्वारा ही रिप्लेस हो गए, ठीक, तो ये क्या बना? टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स, जिसे आप कहते हैं टेट्रा क्लोरोमेथेन, जिसे कॉमनली आप पायरीन भी कहते हैं। और ट्राई क्लोरोमेथेन तो आप जानते ही हैं, इसको आप क्या कहते हैं कॉमनली? क्लोरोफॉर्म, CHCl3। अब देखिए, बात करेंगे मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स की। तो जो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स हैं, मेनली इन्हें ही हम एल्किल हैलाइड्स कहते हैं। जो मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स हैं उसको ही हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन। ठीक है, यानी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन एक हेलोजन द्वारा रिप्लेस किया गया हो तो वो जो कंपाउंड होंगे वो जनरली क्या कहलाएंगे? एल्किल हैलाइड। ठीक है, ये मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। क्लियर होगी यहां तक बात? अब अगर बात करें एल्किल हैलाइड्स के क्लासिफिकेशन की, तो ये किस आधार पे किया गया है? जो हेलोजन एटम है, जो हेलोजन परमाणु है, उसने जो हाइड्रोजन रिप्लेस किया है वो कितने डिग्री कार्बन से रिप्लेस किया है, यानी कि हेलोजन
कितने डिग्री कार्बन के साथ अटैच है, उसके आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं एल्किल हैलाइड्स का, जिन्हें हम कॉमनली RX लिख देते हैं, तो ये 3 कैटेगरी में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड, जिन्हें 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, जिन्हें 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। टर्सरी एल्किल हैलाइड, जिन्हें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। ठीक है। अब हैलोजन एटम अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन। अब डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? देखिए, या तो सिंगल कार्बन हो, यहां केवल एक ही कार्बन है, उस कार्बन की डिग्री मानी जाती है 1 डिग्री। ठीक है। ये 1 डिग्री सी का मतलब सेंटीग्रेड नहीं है, यहां पे इसका मतलब है 1 डिग्री कार्बन। समझ रहे हैं आप? ठीक। तो या तो सिंगल कार्बन हो या फिर एक कार्बन के साथ अटैच कार्बन। वह कार्बन एटम जो एक कार्बन एटम के साथ अटैच है, उसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, यानी वो 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, अब ये X देखिए सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया। और यहाँ पे आप देखें CH3 CH2X, अब इस वाले कार्बन से ये X यानी हैलोजन अटैच है। ठीक है। और ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन की शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन यहाँ पे सैचुरेट कर रहा है। तो ये कितने डिग्री कार्बन हुआ? 1 डिग्री कार्बन हुआ। तो इसलिए ये दोनों ही एग्जाम्पल क्या हैं? प्राइमरी एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के हुए। ठीक है। अब जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है वो कौन से होंगे? हैलोजन एटम अटैच्ड विद 2 डिग्री कार्बन, यानी कि यदि हैलोजन 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़े तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक है। उसको हम कहेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब 2 डिग्री कार्बन क्या है यह समझना जरूरी है। देखिए, 2 डिग्री कार्बन वह कार्बन है जो 2 कार्बन से अटैच हो। अब ये वाला कार्बन आप देखें, इस कार्बन के साथ X यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक। और ये कार्बन एक इस कार्बन से अटैच है और एक इस कार्बन से अटैच है, ये तो हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 से। तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हुई? 2। तो ये 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन से X यानी कि कोई हैलोजन अटैच है, तो इसलिए ये जो एल्किल हैलाइड होंगे सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएंगे। ठीक है। क्लियर होगी बात? अब बात करेंगे टर्सरी और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स की। तो ये जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं ये क्या होंगे? जब हैलोजन एटम अटैच हो जाए 3 डिग्री कार्बन के साथ। किसके साथ अटैच हो? 3 डिग्री कार्बन। ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बन क्या होगा? देखिए, 3 डिग्री कार्बन कब होगा? जिस कार्बन के साथ 3 कार्बन एटम अटैच हो। ठीक है। 1 2 3, तो 3 कार्बन इस कार्बन से अटैच हैं, तो इस कार्बन की डिग्री हुई 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन है और ये X इसके साथ अटैच है। ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये जो हुआ ये हुआ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या टर्सरी एल्किल हैलाइड। हालांकि डिग्री ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 4 होते हैं। यानी कि अगर आप देखें 4 कार्बन से अगर कोई कार्बन अटैच है तो उसकी डिग्री कितनी मानी जाती है? 4 मानी जाती है। इस तरह से आप देखेंगे CH3 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 CH3, तो ये जो कार्बन हुआ ये 4 डिग्री कार्बन हुआ, क्योंकि ये 1 2 3 4। अब 4 डिग्री कार्बन से कोई हैलोजन या कोई और समूह अटैच नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पहले से ही 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है, तो डिग्री ऑफ कार्बन कितना होता है? 4 होता है। यह भी आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि कार्बनिक अभिक्रियाओं में डिग्री ऑफ कार्बन का आपको पता होना चाहिए। और जो एल्किल हैलाइड्स हैं इनकी भी जो रिएक्शंस हैं और जो मैकेनिज्म हैं वो इनकी डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करती है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यानी कार्बन हैलोजन बॉन्ड की प्रकृति क्या है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने प्रदर्शित किया है कि ये कार्बन जिसकी 4 संयोजकताएं हैं और
एक संयोजकता किसी हैलोजन यानी X से सैचुरेट है, संतृप्त है। ठीक है, अब कार्बन श्रृंखला में आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे फाइंड करते हो? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम। ठीक है, अब जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड सारे क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है। जैसे ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है और ये वाला बॉन्ड इसमें पाई होगा। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। यानी बॉन्ड सिंगल हो तब एक सिग्मा है, बॉन्ड डबल हो तब एक सिग्मा है, बॉन्ड ट्रिपल हो तब भी एक सिग्मा है, यानी उनमें सब में एक एक सिग्मा होता है। तो एल्किल हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो एल्किल हैलाइड्स में जो X हैलोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच होता है, यानी उस कार्बन से अटैच है जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। जबकि जो एल्किनिल हैलाइड्स होते हैं यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हैलोजन अटैच हो जाए, या फिर एरिल हैलाइड्स एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं हेलोबेंजीन, ये क्या हो गया? हेलोबेंजीन, X से हेलो हो गया, ये बेंजीन कोई भी हो सकता है, Cl है तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, Br है तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखें कि ये वाला जो कार्बन है ये एक डबल बॉन्ड बना रहा है, ये वाली स्थिति है यहाँ पे, ये वाली एरियल हैलाइड में। तो एरियल हैलाइड में या एल्किनिल हैलाइड्स में जो हैलोजन एटम है वो उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, अब हैलोजन जो अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। जो हैलोजन अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ वो लेस रिएक्टिव होता है। इसीलिए जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो मोर सेंसिटिव होते हैं फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, यानी कि जो एल्किल हैलाइड हैं वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी कि जब नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पहले अटैक करे और वहां से किसी एटम को रिप्लेस करे तो इस प्रकार की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कहलाती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे केमिकल प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे तो ये भी बताएंगे और इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे। ठीक है, अब अगर बात करें एरिल हैलाइड की तो एरिल हैलाइड में जो हैलोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है तो ये लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, किसके प्रति? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति। इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें कि क्यों एरिल हैलाइड में जो हैलोजन है वो कम रिएक्टिव है ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद के कारण ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ हैलोजन एटम इनटू रेजोनेंस। तो जो हैलोजन एटम है वो किसमें? अनुनाद में, रेजोनेंस में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है विद बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, तो क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड C से अटैच जो हैलोजन है वो बॉन्ड एक्वायर कर लेता है सम पार्टियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो रेजोनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जो X है, जो हैलोजन है उसके वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक का उसने क्या किया? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज किया तो उसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन यानी बचे रहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम कर रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ को ट्रांसफर हुआ और यहाँ से ये बॉन्ड इधर को जो है टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड की जो स्थितियां हैं वो स्थिर नहीं होती हैं, वो परिवर्तित होती रहती हैं। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कंटिन्यूअसली परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा ही है लास्ट ईयर। अब इस कंडीशन में ये ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है और ये निगेटिवली चार्ज आ जाता है क्योंकि इधर से लोन पेयर कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया है और ये जो हैलोजन है ये पॉजिटिव चार्ज है उसको एक्वायर कर लेता है
और ये अलग अलग कंडीशन में आर्थो और पैरा पोजीशन पे, आर्थो और पैरा पोजीशन पे फाइनली इन रेजोनेंशियल स्टेट में ये हो सकता है, और फाइनली क्या होता है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, वह अधिक होता है। ठीक है, तो यह किसके प्रति ज्यादा अनुकूल हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ गई है। ठीक है, तो यह जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए इजीली प्रिपेयर रहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।